हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी मैराथन सीरीज चलाई जा रही है और प्रैक्टिस सेट भी साथ ही साथ आपको करवाए जा रहे हैं। आज हम लोग जिस प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे वो है 6 फरवरी 2023 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। आप लोग अगर इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना करके आप सभी को फ्री पीडीएफ प्रदान करवा दी जाएगी। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे मित्रों, आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को अपने दोस्त, भाई, बहन हर जगह तक शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। जितने भी मटेरियल सीटेट के रहेंगे वो सारे मटेरियल हम आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवाएंगे। उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो बिना विलंब करते हुए आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पर और अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, कुषाणों ने निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। वो कौन से केंद्र हैं जहां से कुषाणों ने अपना जो है शासन किया? तो वो दोनों क्षेत्र हैं आपके, पेशावर और मथुरा। याद रखिएगा, पेशावर और मथुरा है। बात आई है कुषाण की, तो हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया है कि ये एक चीन में एक जो है शाखा है जिसका नाम है यूची। क्या है? यूची शाखा से जो है इनका संबंध है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुजुल कडफिसेस किसने किया था? कुजुल कडफिसेस नामक व्यक्ति ने कुषाण वंश की स्थापना किया था। और इन्हीं में एक शासक था जिनका नाम था विम कडफिसेस। क्या नाम था? विम कडफिसेस। नाम इम्पॉर्टेंट है, काम भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। क्या किए थे? सर्वप्रथम सोने के जो कॉइन हैं, जो सिक्के हैं, उसको इन्होंने जारी किया। इस कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। याद रखिएगा, कौन था? कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। ये भी याद रखिएगा, सबसे जो है महत्वपूर्ण राजा इनका कनिष्क था और 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया। ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, हमने आपको बता दिया। देखिए, आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे जो प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल जाएं। दूसरा है, कथन 3 दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान है। बिल्कुल सही है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। ये भी ठीक है। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी में घटित हुई, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे जितनी भी जानकारियां थी वो सभी आपको इस प्रश्न में सम्मिलित थी। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है, आइए देखें, समझें और इसको भी हल करने का प्रयास करें। ए और बी को पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करना है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। 100% ये कथन सही है।
मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। बताइए क्या ये सही है? अब आपको इसका बताना है कि क्या कहा जाता था। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला गलत। क्या हो जाएगा? जात नहीं कहा जाता था। ए सही और बी गलत। मेरी बात को समझिएगा, मैं पूरी मनसबदारी व्यवस्था को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी? प्रशासन को चलाने की व्यवस्था थी। और अगर आपसे पूछे कि इसका प्रचलन, जो मनसब है इसका प्रचलन कब हुआ था, तो पहले ये जान लीजिएगा 1575 में। और ये किसने शुरू किया था? तो ये अकबर महोदय की देन है। अकबर ने जो है इसको चलाया था। ठीक है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? तो एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए किसी को पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था। अगर आपसे पूछे मनसब का साधारण अर्थ क्या है, तो श्रेणी अथवा पद होता है। और इसमें अगर आपसे पूछे कितने वर्ग थे, तो ये भी याद रखिएगा 33 वर्ग आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितने वर्ग थे? 33 वर्ग थे। तो इससे आप सभी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 की। और 34 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 34 का राइट जवाब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं, आपको बताना है। तो 34 का राइट जवाब आपको देना है। वो क्षेत्र है कंधार। क्या है? कंधार। चलिए अब कुछ और चीज़ों की जानकारी हम आपको दे देते हैं। कुछ और अभिलेख हैं जहाँ पर अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक अभिलेख है आपका मास्की। मास्की में भी आपको अशोक का नाम मिलेगा। गुर्जरा एक अभिलेख है जहां आपको अशोक का नाम मिलेगा। नेत्तूर एक अभिलेख है जहां आपको इनका नाम मिलेगा। उड्डय गोलम भी, वहाँ भी आपको अशोक का नाम देखने को मिलेगा। अशोक को देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात आई है अभिलेख की, तो मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जो अशोक के अभिलेख हैं, इसको सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था जेम्स। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसको पढ़ा था। ठीक है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में हुई थी। और किसने की थी? तो एक नाम था पात्रे पेंथलर करके थे। ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज किया था। याद रखिएगा, जो शिलालेख हैं इनके शिलालेखों की संख्या जो है वो 14 बताई गई है। ठीक है, तो अब इतने प्रकार की जानकारी आपसे जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन सा अभिलेख जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक का कौशाम्बी का जो अभिलेख है, याद रखिएगा, कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। एक आपसे पूछता है कि कलिंग युद्ध किस शिलालेख में वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन जो है मिलता है। ये याद रख लीजिएगा बस। ठीक है ना, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन जो है देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की और देखते हैं 35 का राइट जवाब क्या होगा। गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, उल्लिखित किया गया है। इसका राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। 35 का राइट जवाब आप सभी को बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा अकबरनामा में। किसमें? अकबरनामा में। गोंड क्या है पहले ये जान लीजिए।
ये एक जनजाति है। क्या है? एक जनजाति है। ठीक है। और ये किस लिए फेमस है? तो झूम की खेती। किसके लिए? झूम की खेती के लिए इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया गया है। ठीक है। ये क्या करते थे? हाथियों को पकड़ते थे और दूसरे राज्यों में निर्यात करते थे, जिससे इनको बहुत सारा पैसा मिलता था। ठीक है। तो इस प्रकार के जो है ये कामों को भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 36 का राइट जवाब हमारा क्या होगा। आप सभी को 36 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि ए और बी का विचार करें और उत्तर दें। कह रहा है कि स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बिल्कुल सही है। जब आपको इसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी की मैराथन की वीडियो मिलेगी ना, सारी की सारी चीज़ें वहाँ मैंने करवाया है नोट्स में, आपको पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ी सी समस्या क्या है उस वीडियो में, उसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए थोड़ा तीव्र गति से वहाँ पर पढ़ाया गया है। अगर आपको कोई समस्या होगी तो बताइएगा, उस वीडियो को फिर से बनाया जाएगा। दोनों कथन सही हैं और ये इसकी व्याख्या करता है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अगला क्वेश्चन है 37। क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। 37 का राइट जवाब हम लोग जानेंगे। विरसा आंदोलन के विषय में सही क्या है आपको बताना है। विरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को विरसा राज का प्रतीक बताया था। तो क्या ये सही है? गलत है भैया, ये वाला आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है। अगला कह रहा है विरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल ठीक है। विरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, तो गलत है, विरुद्ध नहीं था। विरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था। बिल्कुल सही है। बी और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब समझिएगा, ये तो आपका आंसर हो गया। विरसा से संबंधित क्या जानकारी है? इनका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? मुंडा परिवार में विरसा का जन्म हुआ था। और मुंडा क्या है? मुंडा एक जनजाति समूह है। क्या है? एक जनजाति समूह के रूप में इसको जाना जाता है, जो कहाँ रहता है? छोटा नागपुर के पास। कहाँ रहता है? छोटा नागपुर के पास है। 1895 की बात है कि जो विरसा हैं, इन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा कि आओ एक संकल्प ले लें कि हम अपने अतीत को गौरवपूर्ण रूप से फिर से पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। आगे चल करके इन्होंने आंदोलन फैलाया, जेल में डाले गए, फिर से वापस आए, गांव-गांव घूमे, जो लोगों को उकसाया, अपनी भाषा का जो है प्रचार किया। यहाँ बात आई है क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाता है झंडा, तो ये लाल झंडा नहीं था, ये सफ़ेद झंडा था। ये याद रखिएगा। अगर कभी फिर से क्वेश्चन में आपसे पूछ ले तो सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था, लाल नहीं था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने क्या किया? अपनी लड़ाई लड़ी और आगे चल कर के जो है बहुत कह सकते हैं अंग्रेजों ने क्रूर तरीके से दमन भी किया था, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। 38 पर चलते हैं। 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप सभी को बने रहना है, लगातार सभी प्रश्नों को देखना है और उत्तर देते रहना है। कह रहा है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, 19वीं सदी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। बिल्कुल सही है। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। 80 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते उससे 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। बिल्कुल सही है। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी जो है इसका क्या हो जाएगा? कह सकते हैं कि कारण है, सही है। तो अब आप लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर और 39 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप सभी को बताना है। 39 का राइट जवाब क्या है? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। तो बिल्कुल सही है भैया, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है अगला कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तो ये तो वैसे ही गलत है। तो आगे सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, आपको अन्य ऑप्शनों पर नहीं जाना है। 10 पर चलते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 40। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? तो ये राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा हमारे राजा राम मोहन राय ने कहा था, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा का इन्होंने भरपूर विरोध किया था, याद रखिएगा। इनसे संबंधित 2-3 चीज़ें आपको मैंने बता दिया, नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? 41 का राइट जवाब हो जाएगा सत्यशोधक समाज ने। जी हाँ, किसने? सत्यशोधक जो है समाज। बात करते हैं, ये जो है अगर आपसे पूछे कि जो ये सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना कब हो रही है, तो 1873 में। और किसने किया था ये भी याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। किसने? तो ज्योतिबा फुले ने जो है इसकी स्थापना किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत बहुत छोटे से संगठन के रूप में होती है। इनका लक्ष्य क्या था? शूद्र एवं जो अस्पृश्य जातियां थी उनसे लोगों के मन में जो उनके खिलाफ विचार थे उससे विमुक्त करना। ठीक है, और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, जो आपसे पूछी जाती है, वो है गुलामगिरी। क्या है? गुलाम, अमेरिका के दासों के प्रति समर्पित है गुलामगिरी, जो 1873 में इन्होंने लिखा था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं, कई बार पूछे गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो कह रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में ए और बी पर विचार करना है। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते रहे, सही है। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, ठीक है। ए और बी दोनों सही हैं। और हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 42 का राइट जवाब हमारा तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो है बात करते हैं, जो अंग्रेज और टीपू से जो युद्ध हुआ था उसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। किस नाम से जानते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। कितने लड़े गए थे? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। जो लास्ट आंग्ल मैसूर है, चतुर्थ, वो 1799 में ख़त्म हुआ था। श्रीरंगपट्टम में जो है टीपू मारा गया था। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नोट्स में सब कुछ आपको पर्याप्त मिलेगा। 43 कह रहा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो ये कोई और नहीं है, ये आपके दादा भाई नेहरूजी हैं। कौन है? दादा भाई नेहरूजी हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य थे और जिस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था उसका नाम था लिबरल पार्टी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 44 पर। कह रहा है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। आप सभी को 44 का राइट जवाब देना है। तो आपको बताना है 44 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र, पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 45 पर चलते हैं, जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं, उन पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे।
किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? ग्रह है तो इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, आपको बताना है। 45 का राइट जवाब। तो बृहस्पति के है, शनि के है और यूरेनस के है। नेपच्यून के चारों ओर छल्ला नहीं पाया जाता है। यूरेनस का एक नाम है अरुण। क्या है? अरुण। ये भी जानते रहिएगा, कभी कभी ये भी दे देता है। बृहस्पति आपको पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के 46 पर चलते हैं और 46 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है? तो 46 का राइट जवाब दे दीजिए आप लोग। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। किस पर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, जो कि प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर से ये ऐसे गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है इस पर कुल 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, याद कर लीजिएगा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य कौन हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आपको बताना है उड़ीसा, और लास्ट में है आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, CHODAP अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों को ऐसे काटती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? आपको 47 का राइट जवाब देना है। तो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, आपको बताना है। तो उस समय जो आपको जवाब देना, देखिए 24 घंटे में वो कितना घूम रही है? 360 डिग्री घूम रही है। तो आपको पता है 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी, ये भी आपको पता है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है, तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, आपको बताना है। तो 30 डिग्री पूर्व में उस समय जो समय होगा वो आप निकाल लीजिए। तो लगभग आपका 2 अपराह्न क्या आएगा? 2 अपराह्न आएगा, अर्थात इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो 30 डिग्री का आप लोग समय निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 49 की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो 49 का राइट जवाब हो जाएगा आपका आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन नहीं पाए जाते हैं। तो केवल ए राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करते हैं 50 की। कह रहा है कि ए और आर को पढ़िए और सही जवाब दीजिए क्या होगा। कह रहा है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टाने हैं, बिल्डिंग बनाने, सजावटी सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते। बिल्कुल सही है और पहला राइट जवाब हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं और 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। 51 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि मानसूनी पवनें जो है मौसमी पवनों का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती हैं। बताइए क्या ये सही है? तो जो ये सही है तो नहीं, ये वाला नहीं सही है। स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। क्या ये आपका सही है? तो ये भी हमारा जो है सही नहीं है। तो केवल ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। ठीक है, जब जल की ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो वायु में तैर ना सकने कारण वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती। बिल्कुल सही है, आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 53 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि इसका राइट जवाब हो जाएगा इसका वजन हल्का होता है। ठीक है, अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। ये गलत है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करते हैं 54 की। 54 क्या कह रहा, आइए देखते हैं। ए और बी पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, इस पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। आपको 54 का राइट जवाब देना है, तो ए गलत है आपका और बी सही है। क्यों गलत है? नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, बताइए। आपको जवाब देना है नवीकरणीय जो संसाधन हैं ये एक बार उपयोग के बाद इनको पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, तो ए गलत और बी सही, आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक आते हैं। तो आपको इसका क्रम सेट करना है, तो जल्दी से आप लोग बताइए। सबसे पहले आखनन होगा, क्या होगा? सबसे पहले आखनन होगा, फिर विवृत खनन होगा और फिर आपका कूपकी खनन होगा। तो CAB क्या होगा? सही जवाब मैंने बताया, सेट करिए। तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। 55 का राइट जवाब क्या होगा? तो CAB आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था CAB। चलिए 56 पर चलते हैं। 56 कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही जवाब दीजिए। कह रहा है कि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, या तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी ऑप्शन आपके सही हैं। 57 कह रहा है कि अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बेल्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करना चाहेंगे, आपको बताना है। तो कनाडा और दक्षिण जो है, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को, क्योंकि जो प्रेयरी है वो कनाडा में है और वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ और जो है घास के मैदानों की। ठीक है, जैसे ब्राज़ील में पंपास है, यूरेशिया में स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। इनको भी याद रख लीजिएगा, आपसे कभी न कभी पूछे जा सकते हैं। 58 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा के संदर्भ में एक वाक्य दिया गया है, आपको पढ़कर के सही जवाब देना है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती है। बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध, देखिए पढ़िए समझिए और तब जवाब दीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं मिल पाता है, तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। 59 का राइट जवाब आपको देना है, तो केरल और लद्दाख इसका राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों,
देखिए आज इसी 30 क्वेश्चन तक हम लोग अपनी श्रृंखला को रोकेंगे। कल की वीडियो में इसके आगे 30 अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए जो लंबी वीडियो बनेगी उसको 2 पार्ट में ज़रूर आपको दिया जाएगा ताकि आप आसानी से वीडियो को देख सकें। जिसको कंपाइल वीडियो चाहिए, कंपाइल वीडियो भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने हर दोस्त भाई बहन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।